नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए आज नागरिक शास्त्र भाग 23 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों एवं अन्य विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। एक दिवसीय परीक्षाओं में भी ये सभी प्रश्न विगत 10 वर्षों से कई बार पूछे गए हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न 1 है, बोलिविया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बोलिविया एक देश है जहां पर लोगों ने जनसंघर्ष किया था, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया था। तो यह आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? यहां दिया गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, बोलिविया का जल युद्ध। बोलिविया सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया, जिससे आम लोगों में असंतोष फैला और इसी कारण से बढ़े हुए कर को कम करने के लिए बोलिविया का जल युद्ध चलाया गया। प्रश्न 2, बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 2006 ईस्वी में। बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी 2006 ईस्वी में सत्ता में आई थी। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ होने वाले करार रद्द कर दिए गए थे। जलापूर्ति नगर पालिका को सौंपनी पड़ी थी और फिर से पुरानी दरें लागू की गई थी और यह सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकाल में ही किया गया था। प्रश्न 3, जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, आंदोलन। आंदोलन बिना संगठन बनाए लोगों का एकजुट हो जाना और अपने कार्य के लिए आंदोलन करना ही एक आंदोलन का रूप है, किंतु बिना संगठन एकजुट होने पर जो आंदोलन किया जाता है उसमें वास्तविक लाभ मिल नहीं पाता है। प्रश्न 4, ऐसे समूह जो सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, हित समूह। ऐसे जो समूह जो सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं, ऐसे समूह हित समूह कहलाते हैं। प्रश्न 5, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। दोस्तों, नेपाल में 2 तरह के संघर्ष हुए। एक पहली बार राजा वीरेंद्र के काल में संघर्ष हुआ। राजा वीरेंद्र ने जनता की मांगों को मान लिया, किंतु राजा वीरेंद्र जब षड्यंत्र के तहत मारे गए, उसके बाद जो राजा हुए ज्ञानेंद्र, उन्होंने जनता की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए दोबारा जनसंघर्ष किया गया। तो इस तरह से नेपाल में हुए जनसंघर्ष को
लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन भी कहा जाता है। प्रश्न 6, राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 2005 ईस्वी में निर्वाचित सरकार को भंग करना। राजा ज्ञानेंद्र ने अप्रैल 2006 में जो वहां की सरकार 2005 में निर्वाचित हुई थी उसे भंग कर दिया। भंग करने के कारण राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जनता ने विद्रोह खोल दिया और यहां तक जनता रुष्ट हो गई कि राजा ज्ञानेंद्र को राजा भी मानने से इनकार कर दिया और यह संघर्ष लंबा चला। अंततोगत्वा राजा ज्ञानेंद्र को जनता की बात माननी पड़ी, किंतु जनता को जब अधिकार मिला तो जनता ने राजा का पद ही समाप्त कर दिया और वहां निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह कार्य करने के लिए लोकतंत्र की बहाली आवश्यक मान ली। इस तरह से नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया। प्रश्न 7, वाम सेप किस तरह के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है जातिगत भेदभाव के खिलाफ। वाम सेप यह एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता भी है। प्रश्न 8, बोलिविया का जन संघर्ष किसके विरुद्ध था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है कोचबंबा नगर निगम के विरुद्ध। बोलिविया में जो जनसंघर्ष हुआ, ये जनसंघर्ष बोलिविया सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था और इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में जो 4 गुना वृद्धि की, उसके खिलाफ लोगों का एक जन संघर्ष असंतोष था। बाद में नगर निगम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और नगर निगम ने प्राइवेट फर्म को दिया गया टेंडर समाप्त किया और जनता पर बढ़े हुए कर को भी जो 4 गुना कर था उसे समाप्त कर दिया और पुराने दर बहाल कर दी। प्रश्न 9, नेपाल संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने जो गठबंधन किया था उसका नाम क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 7 पार्टी अलायंस। नेपाल संसद की सभी बड़ी पार्टियों ने एक साथ मिलकर गठबंधन किया जिसका नाम 7 पार्टी अलायंस था। 7 पार्टी अलायंस ने जनता के आंदोलनों को उग्र रूप दिया और राजा के खिलाफ लामबंद हुए और राजा के लिए आंदोलन में तेजी लाए, जिससे राजा अपने आप को जनता के खिलाफ उग्र नहीं कर सका। प्रश्न 10, वाम सेप क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है सरकारी कर्मचारियों का संगठन। वाम सेप सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। प्रश्न 11, नेपाल में जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है अप्रैल 2006 ईस्वी में। नेपाल में जन आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 2006 ईस्वी में हुई थी, जब राजा ज्ञानेंद्र ने जनता की मांगों को नहीं माना और राजा वीरेंद्र के आदेशों को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, जिससे जनता ने ज्ञानेंद्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। प्रश्न 12, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था?
तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, लंबी अवधि का आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन लंबी अवधि का एक आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से नर्मदा नदी के किनारे जो बांधों का निर्माण होना शुरू हुआ, इससे तमाम जनता प्रभावित हुई। उन जनता के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई और यह आंदोलन एक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन था। प्रश्न 13, 2006 ईस्वी में नेपाल में उठे विलक्षण लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, लोकतंत्र की बहाली। नेपाल में 2006 ईस्वी में जो आंदोलन उग्र रूप पकड़ा, उसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि राजा ज्ञानेंद्र ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और लोकतंत्र की बहाली हो सकी। किंतु जो राजा ज्ञानेंद्र का जो अस्तित्व था, इस आंदोलन के पश्चात समाप्त हो गया। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में किन संगठनों ने भाग लिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में वहां पर 7 दलों का संगठन भी बनाया गया। माओवादियों का भी प्रभाव रहा, मजदूर संगठन और उनके परिसंघ भी बने, जिसके कारण से वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो सकी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माओवादी चीन क्रांति के नेता जो माओ थे, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग ही हैं, जो कि साम्यवादी भावना को चलाते हैं। साम्यवादी भावना माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने की एक हित समूह है, जो कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और माओवादी मजदूरों और किसानों का शासन देश में चाहते हैं और इनका भी समर्थन नेपाल के प्रजातंत्र में रहा। प्रश्न 15, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से किस तरह बेहतर है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम अन्य शासनों से बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन यहां ए या वैध शासन व्यवस्था है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है और यह कार्यकुशल होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि लोकतंत्र में शासन वैध होता है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, लोकतंत्र में कार्यकुशलता पाई जाती है क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र है। इसलिए इस शासन में भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। प्रश्न 16, किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, व्यक्ति की गरिमा और आजादी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा और आजादी को विशेष ध्यान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही व्यक्ति की गरिमा और आजादी सुरक्षित होती है। प्रश्न 17, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, आर्थिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। लोकतंत्र में समाज
कई वर्गों में बटा है, अमीरी गरीबी भी व्याप्त है, वहां आर्थिक विभिन्नताएं भी हैं, लोगों की आमदनियां कई प्रकार की हैं, रहन सहन भी कई प्रकार के हैं, फिर भी लोकतंत्र में एकजुटता कायम होती है। प्रश्न 18, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। देश का आर्थिक विकास वैश्विक स्थिति पर, यानी विश्व स्तर पर जैसी स्थिति व्याप्त है उस पर, और देश की जनसंख्या का आकार कितना है, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उस पर आर्थिक विकास का बोझ देश पर पड़ता है, और अन्य विभिन्न सहयोग जो देश में लोगों द्वारा एक दूसरे के लिए किए जाते हैं, इन सभी का प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर पड़ता है। प्रश्न 19, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से किस तरह की उम्मीद करना उचित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से हम उम्मीद कर सकते हैं लोगों की मांगों और जरूरतों को ध्यान रखा जाएगा, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की प्राप्ति होगी। इस तरह से यहां दिया गया ऑप्शन डी ही सही है। प्रश्न 20, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी सामान्य व्यवस्था होती है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। लोकतांत्रिक देशों में समान व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर औपचारिक संविधान पाया जाता है, चुनाव और राजनीतिक दल भी होते हैं, और नागरिकों को विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। प्रश्न 21, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। हमने प्रश्नों को बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रश्न बने तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सकें, इसलिए इन सभी प्रश्नों में कई कई प्रश्न छिपे हैं, इन्हें अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया दिया जाता है, टकराव को किसी भी स्तर से बढ़ाया नहीं जाता बल्कि उसे संभाला जाता है, गलतियों को सुधारने की उसमें आशा भी आती है, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, और यदि इसके बावजूद भी सरकारें जनता का ध्यान नहीं रखती हैं तो सरकारों को बदलने का विकल्प भी लोकतंत्र में बहाल रहता है। प्रश्न 22, नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, पारदर्शिता। नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना पारदर्शिता कहलाता है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार के कामों का जनता जवाब मांग सकती है और उसे सरकार को बताना आवश्यक माना जाता है, सरकार उसे छिपा नहीं सकती है। इस तरह पूरी तरह देश में पारदर्शिता बरती जाती है। प्रश्न 23, सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, पहचान पत्र या राशन कार्ड द्वारा। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र या राशन कार्ड का सहारा लेती है। राशन कार्ड के माध्यम से उस व्यक्ति के विषय में सारी जानकारी सरकार इकट्ठा कर लेती है, उसकी आर्थिक गतिविधियों का भी पता लगा लेती है और हर तरह की बातें राशन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से सरकार को पता चल जाती है। प्रश्न 24, उन क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन खराब रहा है। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना।
लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रदर्शन तब खराब हो जाता है जब नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा नहीं किया जाता। यदि सूचनाओं का हम साझा प्रयोग करते हैं, नागरिकों को हर तरह की बातें बताते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहती है और वह गलत कार्य में संलिप्त नहीं हो पाती है। प्रश्न 25, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र के हिसाब से बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यकों का शासन होने से लोकतंत्र अस्थायी नहीं हो सकता और लोगों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, जिससे एक दलीय सरकार बहुमत में बने, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाए, तो इसके साथ ही कानून के समक्ष समानता भी की जाए, तो वास्तव में लोकतंत्र का मूल्यांकन उचित हो सकता है। लोकतंत्र में बहुत लोगों का शासन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र कुशल नहीं माना जाता। प्रश्न 26, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में जो अध्ययन किया गया है, उससे यह पता चला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं, लोगों में समानता व्याप्त नहीं होती है। लोकतंत्र और विकास हमेशा साथ साथ चलते हैं। तानाशाही में जबकि असमानताएं नहीं होती, ये बात गलत है। तानाशाही में असमानताएं होती हैं। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है, ये भी बात गलत है। लोकतंत्र में असमानताएं तो जरूर होती हैं, लेकिन व्यक्ति के विकास के क्रम को आगे बढ़ाने का अवसर सदैव बना रहता है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। हर लोकतंत्र में एक चुनौती व्याप्त है सदैव कि लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा लोगों का विकास होगा। प्रश्न 28, चुनौती किसे कहते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, विभिन्न तरह की मुश्किलें। समाज में जो भी मुश्किलें व्याप्त हैं, ये सारी मुश्किलें चुनौती कहलाती हैं। हमें इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। प्रश्न 29, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण दें। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, संस्थाओं के कार्य पद्धति को सुधारना। लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो संस्थाओं के कार्य पद्धति को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश का क्रमांक मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका देश का क्रमांक मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों मानते हैं? और प्रश्न 2 है, नेपाल में जन आंदोलन कब आरंभ हुआ था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि प्रश्नों को बताने में कोई असुविधा है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। और दोस्तों, यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे और आप अपनी
परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से कर सकें, अनुशासित जीवन जीते हुए और नियमित रूप से आप पठन पाठन का कार्य करते रहें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। कल आप सभी के लिए इतिहास भाग 24 प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।